बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का। लेकिन ये आर्टिकल समझने से पहले आपको लास्ट टाइम जो मैंने आर्टिकल पढ़ाया था इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन का डिफरेंस, वो आपको एक दफा गो थ्रू करना पड़ेगा। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसको एक दफा देखिए और फिर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा आर्टिकल है आज का इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले तो हम देखते हैं थोड़ा सा कि इलास्टिक कोलिजन है क्या। ऑल्दो कि ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी हम इसको एक नजर देख लेते हैं। व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? ऐसा कोलिजन जिसके अंदर टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहे उसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। यही इसकी डेफिनेशन है कि अ कोलिजन in which total kinetic energy of the system remains constant। और ऐसा कोई कोलिजन कभी आपने लाइफ में देखा है? मैंने लास्ट में एग्जांपल्स दी थी, फिर से एक दो एग्जांपल्स दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने देखा हो कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जब टकराते हैं तो देयर इज नो लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है। ऑलमोस्ट परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कभी भी नहीं होता, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारे पास अगर एक हार्ड बॉल को किसी हार्ड फ्लोर पर फेंकें तो टकराने के बाद वो तकरीबन उसी हाइट तक बाउंस बैक करेगी। अगर वो उसी हाइट तक बाउंस बैक करे तो फिर हम कहेंगे ये भी एक इलास्टिक कोलिजन की अप्रोक्सीमेशन है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, लेकिन हम इसको इलास्टिक कंसीडर कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट, इलास्टिक कोलिजन के अंदर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने देखनी है। नंबर वन कि भाई वो तो डेफिनेशन के अंदर भी आ गए कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर टू, टोटल मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि हमारे पास जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो टोटल किनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी सिस्टम की और टोटल लीनियर मोमेंटम भी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। अब जरा देखते हैं, इलास्टिक कोलिजन तो हो गया, लेकिन आज का हमारा आर्टिकल है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कैसे करना है? तो जरा स्टूडेंट्स देखते हैं कि आपने इसको किस तरह से आर्टिकल को एक्सप्लेन करना। देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आज का इलास्टिक कोलिजन तो किसी भी चीज के दरमियान हो सकता है, तो मुझे पहले वो दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो बताने पड़ेंगे कि किनके दरमियान में कोलिजन देख रहा हूं। याद रखिएगा, मैं दो बॉल्स के दरमियान कोलिजन देख, ठीक है। एक बॉल का मास है m1, एक बॉल का मास है m2। बॉल m1 जो है वो वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है और बॉल m2 जो है वो वेलोसिटी v2 से मूव कर रही है और वो भी सेम डायरेक्शन में। याद रखिएगा v1 शुड बी ग्रेटर देन v2, क्योंकि कोलिजन के लिए पिछली बॉल की स्पीड ज्यादा होगी तभी वो जाकर अगली बॉल को हिट करेगी। अगर वो स्पीड कम हुई तो वो तो हमेशा पीछे रहेगी, कोलिजन तो होगा ही नहीं। तो ये सारा सिनेरियो जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा है ये कब का है? ये टकराने से पहले का है। तो मैं इसे कह देता हूं दिस इज बिफोर कोलिजन। नाउ स्टूडेंट्स, कोलिजन से पहले ये दो बॉल्स हैं आपके पास। क्या कोई भी बॉल्स ली जा सकती हैं? जैसे कि आपको मालूम है हमें सिर्फ कोलिजन नहीं चाहिए, हमें इलास्टिक कोलिजन चाहिए और वो भी वन डायमेंशन में चाहिए। तो इसका मतलब हम जैसी मर्जी बॉल्स नहीं ले सकते। अब यहां पर हमें कुछ क्राइटेरिया सेट करना है, कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोगों को देखनी है। तो कंडीशंस फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, कोलिजन फॉर इलास्टिक
collision in one dimension. अब क्या क्या हमारे पास कंडीशंस है? नंबर वन, ये जो बॉल्स हम ले रहे हैं दे शुड बी स्मूथ बॉल्स. कैसी बॉल्स होनी चाहिए जी? स्मूथ बॉल्स. स्मूथ क्यों? परफेक्टली स्मूथ होंगी फिर ही एक बॉल टकराने के बाद स्ट्रेट दूसरी लाइन में ट्रेवल करती रहेगी. अगर इनकी जो स्फेरिकल शेप है वो स्मूथ ना हुई तो फिर ये एक दूसरे को हिट करने के बाद किसी और डायरेक्शन में भी जा सकती हैं और फिर ये वन डायमेंशन तो ना हुआ. नंबर टू, हमारे पास दीज बॉल मस्ट बी नॉन रोटेटिंग, यानी कि ये बॉल रोटेट नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ये रोटेट करेंगी तो फिर इनकी कुछ किनेटिक एनर्जी रोटेशन के लिए यूज होना शुरू हो जाएगी. जब वो रोटेशन के लिए यूज होना शुरू हो जाएगी और आप टोटल किनेटिक एनर्जी देखेंगे, जो लीनियर किनेटिक एनर्जी है या ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी है, वो किनेटिक एनर्जी कम आएगी और हमें लगेगा जैसे कोलिजन इलास्टिक है ही नहीं. तो एक्चुअली में वो किनेटिक एनर्जी कहाँ यूज कर ली उसने? बॉल ने रोटेट करने के लिए. तो हम यहाँ पर रोटेटिंग बॉल्स नहीं करेंगे. अक्सर लोग इलास्टिक कोलिजन में बिलियर्ड बॉल की एग्जांपल देते हैं जो कि गलत है. ये देखिए स्टूडेंट, अब बिलियर्ड बॉल ने एक बॉल ने दूसरी बॉल को हिट किया, अब दूसरी बॉल टकराने के बाद रोटेट करना शुरू हो जाती है. अब क्योंकि ये रोटेट कर रही है तो अगर आप इसकी किनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल देखेंगे, आगे लेकर जाने वाली किनेटिक एनर्जी, तो आप देखेंगे वो कम होगी. ये इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा. इलास्टिक कोलिजन सिर्फ उस सूरत में होगा जब ये पिछली बॉल इस तरह से हिट करे कि अगली बॉल बगैर रोटेट हुए आगे जाए, तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये अब इलास्टिक कोलिजन है. तो नॉन रोटेटिंग बॉल्स लेनी है. तीसरी बात, बॉल्स मस्ट बी हार्ड. हार्ड बॉल्स होनी चाहिए. उसकी क्या वजह? देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हार्ड बॉल्स नहीं होंगी तो टकराने के बाद जब इनका इंपैक्ट होगा तो हमें मालूम है इनकी डिफॉर्मेशन हो जाएगी. डिफॉर्मेशन ऐसे नहीं हो जाती, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है. जब डिफॉर्मेशन हो जाएगी तो हमारे पास ये कोलिजन तो इलास्टिक नहीं रहा, क्योंकि डिफॉर्मेशन की वजह से कुछ एनर्जी डिफॉर्म करने के लिए, मटेरियल को खराब करने के लिए, उसकी शेप चेंज करने के लिए यूज होगी. तो ये भी इलास्टिक कोलिजन होगा. इलास्टिक कोलिजन तब होगा जब दोनों बॉल्स किसी हो बिल्कुल हार्ड हो, जैसे स्टील की बॉल्स होती हैं जो कि बिल्कुल डिफॉर्म हो ही नहीं सकती. फिर जब हमारे पास ये कोलिजन होगा तो टकराने के बाद जो किनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, क्योंकि डिफॉर्मेशन नहीं. स्टूडेंट, लास्ट कंडीशन और बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि सेंटर ऑफ मास lie on one line. सेंटर ऑफ मास दोनों बॉल्स का एक ही लाइन के ऊपर आना चाहिए. इसका क्या मतलब? ये देखिए स्टूडेंट, ये दो बॉल्स हैं. अब ये इस तरह से टकरा रही है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन पर नहीं आ रहा. तो सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन पर नहीं आएगा जब ये टकराएंगे, तो क्या ये एक ही डायमेंशन में या एक ही लाइन में जाएंगे? नहीं, ये तो डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाएंगे. ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन नहीं. तो अगर आप चाहते हैं इलास्टिक कोलिजन हो और वो भी वन डायमेंशन में, तो फिर आपको बॉल्स को इस तरह से हिट करना पड़ेगा कि दोनों के सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन पर आएंगे. जब ऐसा होगा तो टकराने के बाद आप देखेंगे कि दोनों टकराने के बाद भी एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, यानी कि वन डायमेंशन में रहेंगे. ये वो कंडीशन है जो आप फुलफिल करेंगे तो फिर आपके पास कोलिजन इलास्टिक भी रहेगा और वन डायमेंशन भी रहेगा. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर कोलिजन तो आपने देख लिया. अगर आप ये शराइत पूरी करें तो फिर टकराने के बाद यही बॉल्स जो हैं जिनका मास m1 और m2 है, जब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी पहले टकराने से पहले v1 थी, लेकिन इससे टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी कम और वो हो जाएगी v1 डैश. अभी ये जाएगा इधर ही, लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि इसका रिएक्शन इसको पीछे को धक्का देगा टकराने के बाद. जब ये इससे टकराएगा इसको आगे को धक्का देगा, तो अगर ये v2 से जा रही है अब इसकी स्पीड इससे ज्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास ये मूव करेगी अब v2 डैश और ये टकराने के बाद है. इसे मैं बोलूंगा कि दिस वन इज आफ्टर कोलिजन. तो आप देख रहे हैं ये दो डायग्राम्स को आप लोगों ने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने बुक की लाइंस लिखनी है. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे
तो आप देखिएगा वो सारी बुक की लाइन के अंदर यही वर्ड्स यूज करेगा कि कंसीडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग हार्ड बॉल whose center of mass lie on the same line। और एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जब सेंटर ऑफ मैस एक ही लाइन के ऊपर हो तो इसे हम एक और नाम भी देते हैं कि ये हेड ऑन कोलिजन है। और फिर वो कहेगा कि बिफोर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ बॉल m1 is v1 and velocity of ball m2 is v2 and after collision the velocity of the first ball v1 changes from v1 to v1 dash and the velocity of second ball changes from v2 to v2 dash। अब हमने देखना है कि यहाँ पर सारा सिस्टम क्या रहेगा। ये दो assumptions याद है ना आपको कि टोटल किनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी और टोटल मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। अब जरा हम मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल डेरिवेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो दो असम्पशंस हैं मैं इन्हीं को फॉलो करूंगा। तो पहली असम्पशन क्या है, टोटल किनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दूसरी क्या है, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मैं इसको पहले डिस्कस करता हूं और मैं यही लिखूंगा कि एज वी नो दैट टोटल मोमेंटम remains constant किसमें, in an elastic collision। जब भी एक इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो हम कह सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, बराबर होगा किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमें मालूम है अब टकराने से पहले बिफोर कोलिजन इस बॉल का मोमेंटम भी और इस बॉल का मोमेंटम भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। इसका मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा m1 v1 प्लस इसका क्या पड़ेगा जी, m2 v2। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है। लो जी, ये टोटल सिस्टम का मोमेंटम आ गया टकराने से पहले। नाउ स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, अब आफ्टर कोलिजन निकालूंगा, उसके लिए मुझे इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी मास और इसकी वेलोसिटी m1 साथ उसकी वेलोसिटी v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर मैं क्या करूंगा, जो 1 वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ और 2 वाली टर्म्स को एक तरफ ले लूंगा। जैसे कि ये 1 वाली m1 v1, ये भी 1 वाली है, उधर चली जाएगी, ये बनेगा माइनस उधर जाकर हो जाएगी m1 v1 डैश इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया, m2 v2 डैश, और ये m2 v2 उधर जाकर माइनस हो जाएगी, तो माइनस m2 v2। स्टूडेंट्स, कुछ कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन आ रहा है और m1 कॉमन आएगा तो v1 माइनस v1 डैश। इसी तरह से यहां से m2 कॉमन आएगा तो v2 डैश माइनस v2। लो जी स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। याद रखिएगा कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी असम्पशन मैंने क्या की थी, मैंने दूसरी असम्पशन की थी कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, दूसरी असम्पशन थी कि टोटल किनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो आप जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। मैं फिर से कहूंगा, एज वी नो दैट टोटल kinetic energy of system remains constant। पूरे सिस्टम की
काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो मैं फिर कह सकता हूं कि हमारे पास टोटल किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, इज इक्वल टू टोटल किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और किनेटिक एनर्जी का फार्मूला स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सब जानते हैं कि किनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे ये किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो जरा देखिए बिफोर कोलिजन, कोलिजन तक उससे पहले इसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन इसका मास और इसकी वेलोसिटी ये बनेगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस, फिर इसकी किनेटिक एनर्जी आ जाएगी, m2 और v2 वेलोसिटी है, m2 मास है, ये बनेगा हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसकी किनेटिक एनर्जी कितनी होगी जी, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v1 डैश, और फिर इसकी क्या होगी जी, हाफ m2 v2 डैश और उसका स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स थोड़ा सा आसान करते हैं, हाफ कॉमन लेते हैं ताकि हमें मालूम है हाफ जब यहां कॉमन आएगा क्या रह जाएगा अंदर, m1 v1 स्क्वायर, यहां से भी हाफ बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया, m2 v2 स्क्वायर, यहां फिर हाफ है कॉमन आएगा तो अंदर क्या रहेगा जी, m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ कॉमन चला गया, m2 v2 डैश स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स हाफ तो दोनों तरफ से कैंसिल हो, जब ये हाफ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर। जैसे मैंने वहां पर m1 वाली टर्म्स एक तरफ और m2 वाली एक तरफ ले गए, तो यहां पर भी मैं ऐसे ही करूंगा। तो मैं m1 ये तो इधर ही है, इसको इधर रखूंगा, ये m1 वाली टर्म उधर आकर माइनस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब मैं m2 वाली टर्म्स एक तरफ ले जाऊंगा, m2 इधर है, ये टर्म तो एज इट इज, ये m2 वाली टर्म उधर जाकर माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा m2 v2 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स कुछ कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन आ रहा है यहां से, हम m1 कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, और फिर यहां से m2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, क्योंकि m2 कॉमन चला गया, एक दफा लिख दिया। स्टूडेंट्स आपको याद होगा एक फार्मूला मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, और वो फार्मूला ये था कि अगर हमारे पास कहीं पर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं मैथ्स में, a प्लस b इंटू a माइनस b, एक तरफ ऐड करके एक दफा और एक दफा सब्ट्रैक्ट करके। तो यहां पर देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि ये चीज बन रही है, तो मैं इसको एक दफा ऐड करके लिख सकता हूं और एक दफा सब्ट्रैक्ट करके लिख सकता हूं। तो मैं यूं लिखूंगा m1, अब ये फार्मूला एक दफा ऐड करके v1 प्लस v1 डैश, और एक दफा सब्ट्रैक्ट करके तो v1 माइनस v1 डैश, अब स्क्वायर नहीं पुट करने। इसी तरह से यहां m2 एज इट इज, यहां भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है बच्चों, तो एक दफा ऐड करके और एक दफा सब्ट्रैक्ट करके। हाँ स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और मैं इस इक्वेशन को लिखकर आपके सामने नाम दूंगा कि ये है इक्वेशन नंबर 2। और ये दोनों इक्वेशंस हमें आई हैं, ये दोनों इक्वेशंस कहां से आई हैं, ये दोनों इक्वेशंस
उन्हीं दो अजम्पशन से निकाली हम लोगों ने। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। आप कहेंगे सर आप ये क्या करना क्या चाह रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा जब मैं कंक्लूजन लिखूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहूंगा डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करूंगा। अब जरा देखें, पहले मुझे इक्वेशन 2 लिखनी पड़ेगी, ये वाली इक्वेशन। तो मैं एक दफा इस इक्वेशन को आपके सामने पहले लिख देता हूं यहां पे, ठीक है जी। ये बनेगा m1 v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश प्लस v2 और साथ v2 डैश माइनस v2। तो जी स्टूडेंट्स, लिख दी मैंने आपके पास इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, इक्वेशन को डिवाइड करना किस तरह से करते हैं हम इक्वेशंस को डिवाइड करना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक साइड इक्वेशन की उसी साइड से डिवाइड करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो जब मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूं तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लिखूंगा। तो ये देखिए, अब ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज, ये मैं यहां लिखूंगा। तो m1 v1 माइनस v1 डैश, और ये राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड उसके राइट हैंड साइड के नीचे लिखूंगा। तो m2 v2 डैश माइनस v2। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं वक्त आगे की चीजें कैंसिल करते हैं जी। m1 तो m1 से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, m2 से कैंसिल हो गया, v2 डैश माइनस v2 इससे कैंसिल हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर लेफ्ट विद ओनली टू टर्म्स, v1 प्लस v1 डैश, और यहां क्या रह गया, v2 डैश प्लस v2। स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, मैं डैश वाली टर्म्स किसको शो कर रही है, आफ्टर कोलिजन। तो मैं आफ्टर कोलिजन वाली टर्म्स एक तरफ और बिफोर कोलिजन वाली एक तरफ करूंगा। तो अब जरा देखिए, हमारे पास रह जाएगा v1 इधर ही रखूंगा, v2 उधर आकर माइनस हो जाए, v2 डैश इधर ही रखूंगा, v1 डैश उधर जाकर माइनस हो गया। लो जी, बिफोर कोलिजन वाली एक तरफ, आफ्टर कोलिजन वाली एक तरफ। और आखिरी चीज मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये यहां 1 पहले आ रहा है 2 बाद में आ रहा है, मैं चाहूंगा यहां भी 1 पहले आ जाए 2 बाद में आ जाए। और उसके लिए मुझे आपको पता है नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जब नेगेटिव लेते हैं तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, ये बाद में। तो ये v1 डैश पहले माइनस v2 डैश। स्टूडेंट, यही सारा खुलासा है हमारे आज के आर्टिकल, और ये इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि सारा रिजल्ट जो है वो इसी पर बेस कर रहा है। लेकिन ये कह क्या रही है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक आम जिंदगी की एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एक्चुअली होती है रिलेटिव है। रिलेटिव वो चीज होती है जो आपके लिहाज से देखी जाए, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से देखी जाए। मिसाल के तौर पर, अगर मैं इस वक्त रेस्ट पर हूं तो मैं आप लोगों के लिहाज से रेस्ट पर हूं, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से मैं पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अगर किसी और सैयारे से, किसी और प्लेनेट से कोई एलियन मुझे देखे तो वो जमीन पर मुझे देख रहा है, और जमीन हर वक्त मूव कर रही है, मैं जमीन के ऊपर मौजूद हूं, तो उसके लिहाज से मैं भी मूव कर रहा हूँ। तो वही एलियन कहेगा कि सर हसन इज मूविंग, और वो आप लोग कहेंगे कि सर हसन इज एट रेस्ट। इसका मतलब मोशन रिलेटिव होती है, यानी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है कि कौन देख रहा है। इसी तरह वेलोसिटी पे डिपेंड करती है कि कौन देख रहा है। मिसाल के तौर पर, मेरे सामने एक गाड़ी गुजरती है 100 की स्पीड से, अगर मुझे टकरा जाए तो मुझे इंपैक्ट जो होगा या एक्सीडेंट जो होगा या मुझे जो पेन होगी वो उस लिहाज से होगी कि भाई उसकी स्पीड 100 थी, लेकिन आगे जाकर वो एक और गाड़ी जो 90 की स्पीड से जा रही है उससे टकरा जाती है। जब वो 90 से टकराएगी, जिसकी स्पीड 90 है, क्या वो 100 वाला डैमेज करेगी? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि 90 वाली गाड़ी खुद भी तो 90 की स्पीड से उधर जा रही है, तो 100 वाली जब उसको हिट करेगी वो 90 से नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, उसको 10 की स्पीड से हिट करेगी, क्योंकि 100 से वो जा रही है, 90 से वो जा रही है, और जब उसको अप्रोच करेगी तो वो 10 की स्पीड से अप्रोच करेगी। तो ये जो 10 है
ना ही पहली गाड़ी की स्पीड 10 है, ना ही दूसरी गाड़ी की स्पीड 10 है, लेकिन पहली गाड़ी के लिहाज से दूसरी गाड़ी या दूसरी गाड़ी के लिहाज से पहली गाड़ी की स्पीड 10 ही बनती है, क्योंकि डिफरेंस अगर हम देखें तो 10 का है, इंपैक्ट या डैमेज 10 वाला ही होगा। इसे बोलते हैं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी। तो जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, ये v1 माइनस v2 क्या है? v1 थी इसकी स्पीड, v2 थी इसकी स्पीड। अगर ये 40 से जा रहा है सपोज करें और ये जा रही है 30 से, तो v1 माइनस v2 क्या होगा? 40 माइनस 30, और 40 माइनस 30 कितना है? 10। 10 कौन सी स्पीड है? क्या इसकी स्पीड है? इसकी स्पीड तो 40 है। क्या इसकी स्पीड है? इसकी स्पीड तो 30 है। तो फिर ये 10 क्या है? ये 10 वो स्पीड है जिससे ये इसको जाकर हिट करेगा। आप कहेंगे सर वो तो 40 से हिट करेगा। भाई अगर वो रेस्ट पर होता तो उसको फील होता 40, लेकिन वो तो खुद तो 30 से आगे जा रही है, तो उसको पीछे से जो धक्का लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ कितने का लगेगा? 10 का। यानी कि v1 माइनस v2 तो टकराने से पहले एक बॉल के लिहाज से दूसरी बॉल की वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये क्या है जी हमारे पास? ये हुई रिलेटिव वेलोसिटी। कब रिलेटिव वेलोसिटी जी? टकराने से पहले। आप यूं भी कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, लेकिन कोलिजन से पहले बॉल्स एक दूसरे के करीब आ रही थी क्योंकि पिछली बॉल की स्पीड ज्यादा थी, अगली बॉल की स्पीड कम थी। इसका नतीजा यह है कि वो एक दूसरे को करीब आएंगी यानी कि अप्रोच करेंगी। तो मैं कहूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये ज्यादा। लेकिन ये v1 डैश माइनस v2 डैश क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? v1 डैश माइनस v2 डैश ये बोल रहा है कि इन दोनों की वेलोसिटीज का सब्ट्रैक्शन। सपोज करो टकराने के बाद इसकी 40 थी, इसकी 30 थी। टकराने के बाद सपोज करो इसकी 30 हो गई, 40 हो गई क्योंकि उसको आगे धक्का लगा, और इसकी 30 हो गई। अब बताओ इनका डिफरेंस कितना आएगा? v1 डैश माइनस v2 डैश 30 माइनस 40 माइनस 10 आएगा। माइनस 10 क्या बता रहा है कि अब ये एक दूसरे के करीब नहीं आ रही भाई, अब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम होगी, इसकी ज्यादा। जब अगली बॉल की स्पीड ज्यादा हो, पिछली बॉल की स्पीड कम हो, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाती है, दूसरे पास में सेपरेट होना शुरू हो जाती है। यानी कि अब जब वो एक दूसरे के करीब आ रही थी, किस स्पीड से करीब आ रही थी? रिलेटिव स्पीड जो थी 10, लेकिन जब उन्होंने हिट किया तो किस स्पीड से अब एक दूसरे से दूर हुई? तो स्टूडेंट्स 10 की स्पीड से। यानी कि उनके सेपरेट होने की रिलेटिव वेलोसिटी भी वही है जो उनके अप्रोच करने की रिलेटिव वेलोसिटी। एक दूसरे की तरफ जिस स्पीड से आ रहे थे, एक दूसरे से दूर भी उसी स्पीड से जाएंगे। कब स्टूडेंट्स? हमेशा नहीं, जब इलास्टिक कोलिजन हो और वो भी वन डायमेंशन में हो। हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये किसकी रिलेटिव वेलोसिटी है? जब बॉल्स एक दूसरे से जुदा हो रही थी, अलग हो रही थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि समटाइम्स पता है क्या करता है एग्जामिनर आपको देखता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं, और बजाय वो ये क्वेश्चन दे कि भाई इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पर नोट लिखें, वो ये क्वेश्चन देगा। भला क्या क्वेश्चन? कि शो दैट क्या शो करना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equal to relative velocity of separation but reversed। वो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रिवर्स होगी। तो अगर ये क्वेश्चन दे तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये क्वेश्चन में भी सेम आर्टिकल लिखना है, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का कंक्लूजन ही तो है। तो ये जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इस बात को अब मैं आपके सामने आखिर में कंक्लूजन की फॉर्म में लिख रहा हूं। स्टूडेंट्स कंक्लूजन कैसे लिखना जरा देखिए। इसका कंक्लूजन हम इस तरह से लिखेंगे कि इन एन
elastic collision in one dimension, in an elastic collision in one dimension, relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation. बट नेगेटिव साइन क्या शो कर, बट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। डायरेक्शन कैसे रिवर्स होगी भाई? पहले देखो करीब आ रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, अब सेपरेट हो रहे हैं, तो डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेटली चेंज होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपस में बराबर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। कब? जब हमारे पास इलास्टिक कोलिजन हो और वो भी वन डायमेंशन में हो। वो कब होगा इलास्टिक और कब होगा वन डायमेंशन में, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों से सारी बातें डिस्कस कर ली। अब सिर्फ दो बातें हैं यहाँ पर, और वो ये है कि आपकी बुक ने एक फार्मूला दिया हुआ है एंड पर, दो फार्मूले हैं इनफैक्ट, कि अगर हमारे पास टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 डैश और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 डैश कितनी होगी, वो ये पूछे। और ये मैं बजाय आज के लेक्चर में, वैसे आप लिखेंगे आज के लेक्चर में, लेकिन मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर जो इलास्टिक कोलिजन के स्पेशल केसेस हैं वहां पर आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा और उसका ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों ने इसके फार्मूले v1 डैश और v2 डैश कैसे याद रखने। लेकिन आप जरा जल्दी से उस फार्मूले को एक नजर देख ले जो आपकी बुक के ऊपर पड़ा हो। तो हमारे पास ये आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात हो